हाँ जी, गुड मॉर्निंग सभी प्यारे बच्चों को। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, राम राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म प्रियंका मैम ऑफिशियल के ऊपर। और जैसा कि आप सभी जानते हो, इस चैनल के ऊपर हमने जीएस स्टार्ट कर रखी है और जीएस में हम भूगोल विषय को पढ़ रहे हैं। भूगोल में ही आज हम अपना नेक्स्ट जो क्लास है वो स्टार्ट करेंगे और हम पढ़ रहे थे भारत के पड़ोसी देश। तो आइए सभी प्यारे बच्चों, आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। भारत के पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी देश। भारत के पड़ोसी देशों में हम दो देशों को पढ़ चुके थे, बांग्लादेश और चीन। एक ट्रिक मैंने आपको बताई थी पड़ोसी देशों की बचपन में बीए। वैसे बांग्लादेश, जैसे चीन, न से पैसे पाकिस्तान, न से नेपाल, मैं से म्यांमार, बी से भूटान और ए से अफगान, ये 7 हमारे सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा बनाने वाले देश हैं। इनमें हम 2 देशों को पढ़ चुके हैं, एक है हमारा बांग्लादेश और दूसरा है चीन। आज हम तीसरे पड़ोसी देश के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे और जो तीसरा हमारा पड़ोसी देश है वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान, प्यारे बच्चों, पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान पहले भारत का ही हिस्सा था। ये अलग हुआ भारत से 14 अगस्त 1947। 14 अगस्त 1947 को भारत से अलग होके एक देश बना पाकिस्तान, भारत से अलग। पाकिस्तान जो है भारत के साथ, अगर हम बात करें सीमा कितनी बनाता है, कितनी बाउंड्री बनाता है भारत के साथ, तो ये सीमा बनाता है 3323 किलोमीटर। 3323 किलोमीटर की सीमा बनाता है। ये जो सीमा है भारत के कौन कौन से राज्यों के साथ बनाता है, तो सबसे पहले पीओके वाले रीजन में अगर हम बात करें लद्दाख, लद्दाख से ठीक नीचे आएंगे जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के बाद आप देखोगे ये वाला जो क्षेत्र पाकिस्तान का, यहाँ पे देखो किसके साथ सीमा है, ये है लद्दाख, ये जम्मू कश्मीर, फिर पंजाब, फिर राजस्थान और फिर गुजरात। जम्मू कश्मीर के बाद अगर हम बात करें पंजाब, हिमाचल के साथ सीमा नहीं बनाता, पंजाब के साथ बनाता है। पंजाब के बाद राजस्थान, राजस्थान और राजस्थान के बाद गुजरात। गुजरात, इन 5 राज्यों के साथ पाकिस्तान सीमा बनाता है। अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान जब अलग हुआ 14 अगस्त 1947 को, उसके बाद इसकी राजधानी क्या है, कैपिटल क्या है? कैपिटल, करेंसी, कैपिटल की अगर हम बात करें, इसकी कैपिटल है इस्लामाबाद। इस्लामाबाद। करेंसी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे चलता है पाकिस्तानी रुपया। पाकिस्तानी रुपया यहाँ की करेंसी है। उसके बाद अगर हम बात करें राष्ट्रीय खेल, राष्ट्रीय खेल, तो पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। हॉकी। अगर हम बात करें यहाँ की पार्लियामेंट का क्या नाम है, संसद का क्या नाम है, तो यहाँ की संसद है नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली यहाँ की पार्लियामेंट का नाम है। अगर हम बात करें यहाँ की मेजर रिवर, मेजर रिवर, तो यहाँ के मेजर रिवर है प्यारे बच्चों सिंधु रिवर। इंडस रिवर इसको बोलते हैं, सिंधु नदी। ये पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी भी है, पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी भी है, ये इस बात को भी ध्यान में रखना है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें पर्वत श्रेणी कौन कौन सी मुख्य हैं, अगर हम मुख्य पर्वत श्रेणी की बात करें तो यहाँ की मुख्य पर्वत श्रेणी है एक तो साल्ट रेंज, साल्ट रेंज जिसको बोलते हैं नमक श्रेणी, और एक है सुलेमान पर्वत। सुलेमान पर्वत, ये दोनों यहाँ की मुख्य पर्वत श्रेणियाँ हैं। ये तो थी कुछ बेसिक जानकारी पाकिस्तान के बारे में। उसके बाद देखो
पड़ोसी देश है और पड़ोसियों के साथ हमें पढ़ने हैं डिस्प्यूट साथ में। डिस्प्यूट की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के साथ हमारे डिस्प्यूट बिल्कुल स्टार्टिंग से ही हैं। डिस्प्यूट की अगर हम बात करें देखो भाई, उसके बाद हमें पढ़ने हैं विवाद। पाकिस्तान के साथ हमारे विवाद क्यों हैं और कौन कौन से विवाद हैं। विवाद की अगर हम बात करें तो अलग होने की वजह ही विवाद थी, क्योंकि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के अंदर हमेशा से हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी को लेकर काफ़ी सारे लड़ाई दंगे रहे हैं, जिसकी वजह से एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान का निर्माण करना पड़ा। उसके बाद देखिएगा, अगर हम विवादों की बात करें तो प्यारे बच्चों, आज़ादी के बाद 1948 का टाइम था। 1948 जब भारत और पाकिस्तान 1947 में अलग हुए, तो यहाँ की थोड़ी सी हिस्ट्री हम जान लेते हैं। जम्मू कश्मीर के बारे में आपने सुना होगा। जम्मू कश्मीर जब भारत आज़ाद हुआ तो एक आज़ाद रियासत के रूप में अस्तित्व में आया था, ठीक है, एक आज़ाद रियासत रहा था। यहाँ का जो राजा है उसका नाम था राजा हरि सिंह। राजा हरि सिंह ने भारत के अंदर मिलने से इनकार कर दिया था, तो ये अलग राज्य ही रहा था, यानी कि एक अलग सीट थी, ठीक है, एक अलग क्षेत्र था, राजा हरि सिंह की रियासत थी ये। 1948 का टाइम है, आज़ादी के बाद ही यहाँ से देखो जम्मू कश्मीर का जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला क्षेत्र है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर आप सबको पता होगा, ये वाला जो कश्मीर का हिस्सा है इसको बोलते हैं पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, POK, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है ये जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है ना प्यारे बच्चों, इसी के ऊपर 1948 में पाकिस्तान ने कब्जा किया था। आज़ादी के बाद उनको पता चला कि राजा हरि सिंह जो है वो मतलब इतनी ज़्यादा उसके पास पावर नहीं थी कि पूरे के पूरे जम्मू कश्मीर पे वो शासन मतलब अच्छे से चला सके। तो जैसे ही पाकिस्तान अलग हुआ ना, पाकिस्तान ने इस वाले क्षेत्र से घुसपैठ शुरू कर दी। पाकिस्तान ने इस वाले क्षेत्र से यहाँ पे घुसपैठ शुरू कर दी, और ये जो घुसपैठ शुरू की ना, इन्होंने कबायलियों के भेष में घुसपैठ की थी। कबायली जो भेड़ बकरी चराने वाले होते ना, उन पे आते थे, साथ में गधे होते थे, तो उनके ऊपर हथियार वगैरह लोड करके लाते थे, और वो सारा का सारा हथियार जो भी मटेरियल है इनके पास, वो यहाँ पे इस वाले रीजन में इन्होंने स्टोर कर लिया, यहाँ पे बंकर वगैरह बना लिए, ठीक है। तो इन्होंने जैसे ही राजा हरि सिंह को इस बात की सूचना मिली कि पाकिस्तान की तरफ से जम्मू कश्मीर का जो पाकिस्तान के साथ लगता हुआ एरिया है ना, उसके ऊपर घुसपैठ हो रही है वहाँ पे, तो राजा हरि सिंह आए जवाहरलाल नेहरू के पास। उन्होंने बताया कि पंडित जी ऐसे ऐसे जम्मू कश्मीर के अंदर ना पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ हो रही है। तो उसी चीज़ का फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी फ़ायदा उठाया। उन्होंने कहा कि हम आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे, पर उससे पहले ना उसको मतलब आपको जम्मू कश्मीर जो है वो भारत के अंदर मिलाना होगा। तो उन्होंने राजा हरि सिंह से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विलय पत्र के ऊपर हस्ताक्षर करवाए और पाकिस्तान को भारत के अंदर शामिल कर लिया। अब यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू भेजते हैं इंडियन आर्मी को, चेकिंग की जाती है कि क्या सच में वहाँ पे घुसपैठ है। तो पाया जाता है इंक्वायरी के अंदर कि पाकिस्तान की तरफ से जम्मू कश्मीर के इतने क्षेत्र पे क्या हो चुका है, कब्जा हो चुका है, और इसी को बोलते हैं पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो अब 1948 से पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला विवाद हमारा शुरू हो गया था। POK वाले क्षेत्र पर कब्जा वाले क्षेत्र पर कब्जा हो गया था कब, 1948 में, ठीक है। अब देखो भाई, हम जो है इस क्षेत्र को वापस नहीं ले सके। क्यों नहीं ले सके वापस? क्योंकि देखो ये वाला जो क्षेत्र है ना, इस क्षेत्र की अगर हम बात करें, इस क्षेत्र की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इंडियन आर्मी जो है सक्सेसफुल नहीं हो पाई, क्योंकि उस टाइम पे हमारी इकोनॉमिक कंडीशन इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं थी, ठीक है। और इकोनॉमिक कंडीशन इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं होगी तो आर्मी को हम वो सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं करवा सकते जो ठंडे प्रदेशों में आर्मी को चाहिए। तो उस टाइम पर हमारी जो आर्मी की रीच थी वो यहाँ तक रीच नहीं थी, यहाँ तक हमारी पहुँच नहीं थी। इसी वजह से पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान ने उस समय क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। तो ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला जो मैटर है ये कब शुरू हुआ, 1948 में। 1948 के बाद अगर हम बात करें 1970 की, 1970 में हुआ भारत पाक युद्ध।
पाकिस्तान व शोरी कॉल आ गई थी एक बीच में। पाकिस्तान व भारत के बीच युद्ध हुआ था। आप सबको पता होगा 1970 की लड़ाई क्यों हुई थी? तो ये जो लड़ाई थी बांग्लादेश को लेकर थी। ये जो लड़ाई हुई थी ये बांग्लादेश को लेकर हुई थी भाई। बांग्लादेश को लेकर ये लड़ाई हुई थी। क्यों हुई थी? क्योंकि बांग्लादेश का भी ना 1947 में जब भारत और पाकिस्तान अलग हुआ था उस टाइम पे बांग्लादेश के भी दो टुकड़े कर दिए गए थे, एक पूर्वी बांग्लादेश और एक पश्चिमी बांग्लादेश। तो इसी बांग्लादेश के अंदर जो है वहाँ पे भी लड़ाई दंगे होते रहे। ठीक है, कंटिन्यू ऐसे विभाजन किया था। ये है पूर्वी बांग्लादेश, ये है पश्चिमी बांग्लादेश। तो इसी को मतलब अलग से राष्ट्र बनवाने के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था 1970 में। इस युद्ध की खासियत आपको पता होगा, भारत ने पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों को यहाँ पे बंदी बना दिया था और बाद में एक संधि हुई दोनों देशों के बीच में। बांग्लादेश को अलग देश का दर्जा मिला और पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों को छोड़ा गया। उसके बाद देखो भाई अगली जो लड़ाई है 1984 में एक ऑपरेशन चला था, ऑपरेशन मेघदूत। ऑपरेशन मेघदूत ये भी पूछा जाएगा किस किस देश के बीच का ऑपरेशन था। तो ये ऑपरेशन मेघदूत जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में था। कहाँ चला था ये? तो ये ऑपरेशन चला था प्यारे बच्चों सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर, सियाचिन ग्लेशियर पर, सियाचिन ग्लेशियर पर। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर कहाँ है? तो सियाचिन ग्लेशियर जो है वो इस वाले क्षेत्र में पड़ता है भाई, यहाँ पड़ेगा सियाचिन ग्लेशियर। ये जो सियाचिन ग्लेशियर है ना, इससे भी कुछ पॉइंट आपको याद रखने हैं। ये भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर, सबसे बड़ा ग्लेशियर है ये। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। उसके बाद विश्व का सबसे ऊंचा, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है, सबसे ऊंचा युद्ध स्थल, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल भी कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर है। भारत सरकार का सबसे ज़्यादा बजट यहाँ पे खर्च होता है। भारत सरकार का सबसे ज़्यादा बजट खर्च, सबसे ज़्यादा बजट खर्च यहीं पे होता है। उसके बाद यहाँ से एक नदी ओरिजिनेट होती है, लिखिएगा नुब्रा नदी का उद्गम, नुब्रा नदी का उद्गम, नुब्रा नदी का उद्गम भी यहीं से होता है। अब ये जो सियाचिन ग्लेशियर है ना, यहाँ पे वेजिटेशन बहुत कम पाई जाती है। सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर वनस्पति का अभाव है और वनस्पतियों का अगर अभाव होगा तो O2 अमाउंट, ऑक्सीजन की मात्रा, ऑक्सीजन की जो मात्रा है यहाँ पे 15% डिक्रीज हो जाती है। ऑक्सीजन की मात्रा 15% यहाँ पे क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। ये सियाचिन ग्लेशियर से कई बार क्वेश्चन आता है। एक डिस्प्यूटेड पॉइंट है, ये एक डिस्प्यूटेड एरिया है भारत और पाकिस्तान के बीच में, क्योंकि इसका कुछ हिस्सा पीओके में पड़ता है और बाकी का जो हिस्सा इसका लद्दाख के अंदर ट्रांस हिमालय श्रेणी में पड़ता है। उसके बाद देखिएगा अगर हम बात करें इसके बाद एक और लड़ाई हुई 1999। ठीक है, 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था, कारगिल युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में। लिखिएगा कारगिल विजय दिवस, कारगिल
विजय दिवस कब मनाते हैं? तो ध्यान रखिएगा 26 जुलाई को, 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। कारगिल जो है ना बच्चों, जम्मू कश्मीर के अंदर जगह पड़ती है। जम्मू कश्मीर में एक जगह पड़ती है कारगिल, यहाँ पे एक जगह पड़ेगी श्रीनगर के पास, यहाँ पे कारगिल का क्षेत्र है। ये जो कारगिल है ना, इस वाली जगह पे भी पाकिस्तान ने घुसपैठ करे थे 1999 में। जब इंडियन आर्मी को इस बात का पता चला कि कारगिल वाले क्षेत्र के अंदर घुसपैठ हो रही है, तो वहाँ पे इंडियन आर्मी मतलब पहुंची और उन्होंने निरीक्षण किया चीज़ों का। निरीक्षण के बाद पता चला कि सच में यहाँ पे इंडियन आर्मी की मतलब यहाँ पे देखा कि यहाँ पे पाकिस्तान ने घुसपैठ कर रहे हैं। तो उनका जो टारगेट था ना वो कारगिल था। पाकिस्तानियों का जो टारगेट था वो क्या था भाई? कारगिल था, क्योंकि कारगिल से ही एकमात्र सड़क जो है वो ऊपर जाती थी। अगर वो कारगिल की उस सड़क को ब्लॉक कर देते हैं, मतलब वहाँ पे कब्जा कर लेते हैं, तो ऊपर मतलब जाने का रास्ता ही नहीं बचेगा, और रास्ता नहीं बचेगा तो ऊपर वाला क्षेत्र वो आसानी से अपने अधिकृत कर सकते हैं। इसलिए जो है 1999 में कारगिल का युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में, और भारत इस युद्ध में विजयी रहा था। उसके बाद देखिएगा कारगिल के बाद अगर हम बात करें तो इससे अलग भी बहुत सारे डिस्प्यूट हमारे पाकिस्तान के साथ हैं। पाकिस्तान के साथ और कौन कौन से डिस्प्यूट है हमारे? तो एक डिस्प्यूट लिखिएगा, सिंधु नदी, सिंधु नदी विवाद, सिंधु नदी विवाद। सिंधु नदी विवाद की अगर हम बात करें तो ये भी भारत और पाकिस्तान के बीच में था। हुआ कैसे ये विवाद? तो जब भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग देश बने थे, उस टाइम पे भारत के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के बीच में एक समझौता हुआ था। वो समझौता ये था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि भाई हम ना आपको 2 नहरों का निर्माण करवा के देंगे, 2 नहरों का कंस्ट्रक्शन करवा के आपको देंगे, बदले में सिंधु नदी का सारा पानी हम यूटिलाइज करेंगे। हुआ क्या, भारत ने काफ़ी टाइम तक, काफ़ी सालों तक ना तो पाकिस्तान को नहरें बनवा के दी और ना ही सिंधु नदी का जल दिया, उनको पानी दिया। तो इसी को लेकर पाकिस्तान पहुंच जाता है यूएनओ के पास। यूएनओ में ये मामला कई सालों तक चला। लास्ट में 1960 का टाइम था, 1960 में जल का समझौता हुआ। 1960 में सिंधु नदी का जल समझौता हुआ था। प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सिंधु नदी जल समझौता कब हुआ था? तो सिंधु नदी जल समझौता 1960 में हुआ था। ये जो समझौता है ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा दिया गया था, डिसीजन गिवन बाय वर्ल्ड बैंक, ठीक है। और इस टाइम पे वर्ल्ड बैंक के जो अधिकारी थे ना, उनका नाम था लॉर्ड लिलिथगो, ठीक है। इस महाशय ने फैसला सुनाया था। फैसला क्या था? इनका डिसीजन था कि भाई उत्तर भारत से 6 नदियां पाकिस्तान की तरफ जाती हैं। इन 6 नदियों में से ऊपर की जो 3 नदियां हैं, सिंधु, झेलम और चिनाब, इन 3 नदियों का 80% पानी जो है वो कहाँ जाएगा? पाकिस्तान में जाएगा, और 20% पानी भारत यूटिलाइज करेगा। उससे नीचे की जो 3 नदियां हैं, रावी, सतलुज, व्यास, उन नदियों का 80% पानी भारत यूटिलाइज करेगा, और बचा हुआ 20% पानी कहाँ जाएगा? पाकिस्तान में जाएगा। ये फैसला दिया था किसने? वर्ल्ड बैंक ने। और इसी फैसले के आधार पर सिंधु नदी के पानी का क्या हुआ? समझौता हुआ था। इज दैट क्लियर? इससे आके देखिएगा, अगर हम बात करें सिंधु नदी जल विवाद के बाद एक विवाद है कच्छ की खाड़ी। कच्छ की खाड़ी विवाद, कच्छ की खाड़ी विवाद। ये जो कच्छ की खाड़ी है ना, इसका 10% एरिया जो है वो पाकिस्तान के अधिकार में है, ठीक है। और इसका 90% एरिया जो है वो भारत के अधिकार क्षेत्र में है, भारत के अधिकार क्षेत्र में है। अब देखो, कच्छ की जो खाड़ी है ना, यहाँ से होता है फिशिंग प्रोडक्शन, और एक होता है साल्ट प्रोडक्शन,
ठीक है प्यारे बच्चों, एक तो यहाँ से फिशिंग प्रोडक्शन होता है और एक होता है साल्ट का प्रोडक्शन। दोनों सोर्स ऑफ इनकम है। तो सोर्स ऑफ इनकम है तो पाकिस्तान क्या करता है, इस 10% के एरिया को बार बार क्रॉस करता है। इस 90% वाले एरिया से वो मछलियाँ निकाल ले जाता है, कभी साल्ट के लिए पानी यूटिलाइज कर लेता है। तो दोनों देशों के बीच में क्या हो जाता है, कच्छ की खाड़ी को लेकर विवाद हो जाता है और बार बार ये विवाद बना रहता है। उसके बाद अगर हम देखें आगे की अगर हम बात करें तो एक और क्षेत्र है यहाँ पे, उस क्षेत्र का नाम है शर्करिक। शर्करिक शर्करिक जो है एक जगह है, यहाँ पे एक्चुअल में है क्या, एक तो सिंध क्रिक है, ऐसे ये जगह, ये तो है सिंध, पाकिस्तान का सिंध क्षेत्र, ये है शर्करिक, ये है शर्करिक और ये है मतलब आगे भारत या गुजरात। आप देखो यहाँ पे क्या है भाई, ये जो शर्करिक है ना, इस शर्करिक में एक रेखा पड़ती है यहाँ पे 24 डिग्री के पैरेलल, 24 डिग्री समानांतर रेखा, 24 डिग्री समानांतर रेखा। इस रेखा के आसपास पेट्रोलियम के पाए जाने की संभावना है। यहाँ पे पेट्रोलियम पाए जाने की संभावना है, जाने की संभावना है, संभावना। ये जो एरिया है ये 96 किलोमीटर लंबा एरिया है, 96 किलोमीटर लंबा क्षेत्र है ये, जो 24 डिग्री समानांतर रेखा के आसपास पड़ता है। अब पाकिस्तान चाहता है कि 24 डिग्री पैरेलल लाइन के आसपास के एरिया पे वो कब्जा कर ले। कब्जा करेगा तो अगर वहाँ से पेट्रोलियम पाए जाते हैं और पेट्रोलियम पाया जाएगा तो वो भी क्या होगा, सोर्स ऑफ इनकम होगा। इसलिए दोनों देशों के बीच में इस जगह को लेकर विवाद रहता है। पाकिस्तान जो है बार बार यहाँ पे घुसने की कोशिश करता है, तो दोनों देशों के बीच में क्या होगा, विवाद होगा। ये था पाकिस्तान के साथ और भी हमारे बहुत सारे मसले हैं, आए दिन लड़ाइयाँ होती रहती हैं। अभी भी आपने सुना होगा पहलगाम वाला, और भी बहुत सारे हैं। अभी जम्मू कश्मीर में टूरिज्म के ऊपर अटैक किया था, तो बहुत सारी लड़ाइयाँ हमारी पाकिस्तान के साथ होती रहती हैं। ये कुछ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट टॉपिक था, ठीक है, पाकिस्तान के साथ विवाद। इनको आप एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। अगला जो हमारा पड़ोसी देश है वो है नेपाल। अगले पड़ोसी देश का नाम भी नेपाल। नेपाल की अगर हम बात करें तो नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर की सीमा भारत बनाता है। 1751 किलोमीटर की नेपाल के साथ हम सीमा बनाते हैं। नेपाल एक ऐसा देश है किसी का गुलाम नहीं हुआ, कभी गुलाम नहीं हुआ ये देश, कभी गुलाम नहीं हुआ, ठीक है। नेपाल की अगर हम बात करें, नेपाल और भारत के बीच में सीमा, नेपाल और भारत के बीच में सीमा जो है, सीमा बनाने का काम करती है शारदा रिवर, शारदा नदी या काली नदी, इसी का नाम है काली नदी। ये नेपाल और भारत के बीच में सीमा बनाती है। कोई भी सीमा रेखा भारत और नेपाल के बीच में नहीं है। हमेशा से हमारे संबंध भी इसके साथ मैत्रीपूर्ण ही रहे हैं। अगर हम बात करें नेपाल की, तो नेपाल की कैपिटल क्या है, करेंसी क्या है, पार्लियामेंट का क्या नाम है, मेजर रिवर कौन सी है, माउंटेन कौन सा यहाँ का मेजर, ये सारे पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है। अगर कैपिटल की बात करें तो नेपाल की कैपिटल का नाम है काठमांडू, काठमांडू। अगर करेंसी की बात करें तो यहाँ पे चलता है नेपाली रुपया, नेपाली रुपया। अगर पार्लियामेंट की बात करें तो यहाँ की पार्लियामेंट का नाम है राष्ट्रीय पंचायत, राष्ट्रीय पंचायत। अगर मेजर रिवर की बात करें तो यहाँ की मेजर रिवर है करनाली, करनाली। अगर माउंटेन की बात करें तो यहाँ का मेजर माउंटेन है एवरेस्ट, एवरेस्ट, ठीक है। एवरेस्ट जो है
विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी भी है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, हाईएस्ट पीक ऑफ वर्ल्ड, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है एवरेस्ट। ओल्ड डेटा के अनुसार 8848 मीटर इसकी हाइट है। वर्तमान की बात करें तो 8850 मीटर इसकी हाइट है। 8850 मीटर अकॉर्डिंग टू न्यू डेटा। उसके बाद देखिएगा, नेपाल के साथ हमारा कोई भी खास विवाद नहीं है। एक रिवर पड़ती है यहाँ पे, कोशी नदी। कोशी नदी नेपाल से ओरिजिनेट होकर भारत के बिहार में प्रवेश करती है नदी। इस कोशी नदी को कहा जाता है बिहार का शोक। बिहार का शोक कहा जाता है इसको। इस रिवर के कारण बार बार बिहार में बाढ़ आती थी, तो इस रिवर के ऊपर एक प्रोजेक्ट बनाया गया, कोशी रिवर प्रोजेक्ट 2012। इस प्रोजेक्ट के तहत कोशी रिवर से 5 नहर निकाली गई। इस प्रोजेक्ट के तहत कोशी नदी से 5 नहर निकाली गई। 5 नहर यहाँ से निकाली गई। इन 5 नहरों में से 2 नहर भारत में आती हैं और 3 नहर जो है यहाँ से नेपाल में जाती है। तो इस प्रोजेक्ट की वजह से बिहार में बार बार बाढ़ आने की समस्या हो गई खत्म। तो ये एक बेहतरीन प्रोजेक्ट था भारत और नेपाल का। उसके बाद देखो, यहाँ पे एक अक्षेत्र पड़ता है, काला पानी क्षेत्र। एक छोटा सा पॉइंट और है, यहाँ पे एक अक्षेत्र पड़ता है, काला पानी क्षेत्र, काला पानी अक्षेत्र। 35 किलोमीटर स्क्वायर का ये एरिया है। 35 किलोमीटर स्क्वायर का ये एरिया है भाई। और ये जो एरिया है ना, इसके ऊपर भारत और नेपाल का विवाद हुआ था। विवाद ये था कि ब्रिटिश मैप के अनुसार, ब्रिटिश मैप के अनुसार ये जगह भारत का हिस्सा थी, भारत का हिस्सा थी। क्योंकि अंग्रेज यहाँ से, इस अक्षेत्र से अंग्रेज जो है टैक्स वसूल किया करते थे, टैक्स वसूल, ठीक है, अंग्रेजों द्वारा, इसलिए ये भारत का हिस्सा थी, ठीक है। और बाद में एक संधि के आधार पर इस जगह को नेपाल को ही दे दिया गया। अब ये कोई विवाद का मसला नहीं है। ये था भाई नेपाल के साथ हमारा और कोई भी डिस्प्यूट नहीं है, पड़ोसी देश है। इसकी सारी बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेपाल के बाद अगर हम बात करें अगले पड़ोसी देश की, तो अगला पड़ोसी देश है म्यांमार। म्यांमार की अगर हम बात करें तो म्यांमार भारत के साथ 1643 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है। ये जो बाउंड्री है, ये जो सीमा है 1643 किलोमीटर की, ये सीमा बनाती हैं पूर्वांचल की पहाड़ी जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ती हैं। पूर्वांचल की पहाड़ियों के साथ साथ सघन जंगल, सघन वनों द्वारा सीमा बनाई जाती है। ये जो सीमा है 1643 किलोमीटर की, ये कौन कौन से प्रदेश बनाते हैं? तो सबसे ऊपर है यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के बाद उससे नीचे आता है नागालैंड के बाद अगर हम बात करें मणिपुर के बाद अगर हम बात करें अगला है मिजोरम। ये 4 राज्य जो हैं म्यांमार के साथ सीमा बनाते हैं। म्यांमार की अगर हम बात करें तो ये कब अलग हुआ था? ये अलग हुआ था आज़ाद हुआ था अंग्रेजों से 4 जनवरी 1948 को आज़ाद 1948 को आज़ाद हुआ। तो 4 जनवरी को मनाता है ये अपना इंडिपेंडेंस डे। उसके बाद देखिएगा म्यांमार की कैपिटल क्या है?
करेंसी क्या है? नेशनल स्पोर्ट्स यानी कि राष्ट्रीय खेल क्या है? कैपिटल की अगर हम बात करें तो म्यांमार की कैपिटल है नेपियदा। नेपियदा। करेंसी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे चलता है कयात। कयात। राष्ट्रीय खेल की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय खेल है छिन्नलोन। छिन्नलोन ये यहाँ का क्या है? राष्ट्रीय खेल है। ठीक है। देखिएगा प्यारे बच्चों, जो म्यांमार है ना, म्यांमार का ओल्ड नेम क्या है? ओल्ड नेम, ओल्ड नेम है इसका ब्रमा। ब्रमा। और ये जो बर्मा है ना, ये भारत का हिस्सा था। ये अपने प्यारे से हिंदुस्तान का ही हिस्सा था। मैंने आपको बताया था कि हिंदुस्तान के समय समय पर टुकड़े होते रहे हैं। जैसे सबसे पहले अफ़गानिस्तान अलग हुआ, अफ़गानिस्तान के बाद म्यांमार अलग हुआ, म्यांमार के बाद पाकिस्तान और फिर बांग्लादेश। ये जो बर्मा है ये अलग कैसे हुआ था भारत से अलग? तो 1935 के पार्टीशन एक्ट के अकॉर्डिंग, 1935 के विभाजन अधिनियम के तहत, विभाजन अधिनियम के तहत 1937 में भारत से अलग, 1937 में भारत से अलग हुआ था ये। इसके साथ भी हमारा कोई खास डिस्प्यूट नहीं है। 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। म्यांमार के अंदर बहादुर शाह जफर की समाधि है। बहादुर शाह जफर की समाधि, जफर की समाधि है यहाँ पे। कौन थे बहादुर शाह जफर? 1857 की क्रांति के नेतृत्व करता, 1857 की क्रांति के नेता थे ये, क्रांति के मुख्य नेता थे भाई। और अंग्रेजों ने देखा कि बहादुर शाह जफर जो कि एक वृद्ध इंसान है, ये लोगों को, क्रांतिकारियों को कैसे मोटिवेट कर रहा है लड़ने के लिए, तो वो इसको उठाकर यहाँ से कहाँ ले गए? म्यांमार ले गए। और वहाँ पे इनकी डेथ हो जाती है, तो फिर इनकी समाधि वहीं पे बना दी जाती है। दूसरी यहाँ पे एक जगह पड़ती है मांडले जेल। मांडले जेल। इस मांडले जेल में भी अंग्रेजों ने लोकमान्य तिलक को बंदी बनाया था। लोकमान्य तिलक को बंदी बनाया, बंदी बनाया। और इन्होंने यहाँ रहते हुए एक पुस्तक की रचना की। इन्होंने यहाँ पे एक पुस्तक की रचना की। पुस्तक का नाम है गीता रहस्य। गीता रहस्य इम्पोर्टेंट पुस्तक है ये, गीता रहस्य। ये था म्यांमार। म्यांमार के साथ भी हमारा कोई खास डिस्प्यूट नहीं है। म्यांमार के बाद अगर हम बात करें अगला पड़ोसी, अगले पड़ोसी का नाम है भूटान। भूटान। भूटान के साथ अगर हम बात करें, भारत 699 किलोमीटर की सीमा बनाता है। 699 किलोमीटर की सीमा बनाता है। भूटान जो है कब अलग हुआ, अंग्रेजों से कब आज़ाद हुआ था? तो ये आज़ाद हुआ था 17 दिसंबर 1907 को आज़ाद हुआ। 17 दिसंबर 1907 को आज़ाद हुआ। तो 17 दिसंबर को मनाता है ये अपना इंडिपेंडेंस डे। उसके बाद देखिएगा भूटान के साथ भारत के कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं? तो एक सीमा बनाता है सिक्किम। सिक्किम जो है डोकलाम के पठार के साथ सीमा बनाता है, जो कि चुम्बी घाटी में पड़ता है। सिक्किम के बाद थोड़ी सी सीमा वेस्ट बंगाल, असम, और असम के बाद अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश, ये बनाते हैं इसके साथ सीमा। अगर हम बात करें भूटान की कैपिटल, कैपिटल करेंसी, कैपिटल करेंसी, कैपिटल की अगर हम बात करें तो कैपिटल है थिम्पू। थिम्पू। करेंसी की अगर हम बात करें तो करेंसी है नगुल ट्रम। नगुल
ट्रम। उसके बाद राष्ट्रीय खेल की अगर हम बात करें, राष्ट्रीय खेल, तो राष्ट्रीय खेल है आर्चरी, जिसको हम तीरंदाजी भी बोलते हैं। राष्ट्रीय खेल के बाद यहाँ के संसद की अगर हम बात करें, भूटान की संसद का क्या नाम है, पार्लियामेंट का क्या नाम है, तो यहाँ की संसद है तशोंगडू जो है यहाँ की संसद का नाम है। संसद के बाद यहाँ की मेजर रिवर, मुख्य नदी की अगर हम बात करें तो यहाँ की मुख्य रिवर है मानस नदी। भूटान तिब्बत से ओरिजिनेट होती है, तिब्बत से ओरिजिनेट होकर भूटान में आती है, भूटान से ये भारत के असम में आके ब्रह्मपुत्र नदी को ज्वाइन कर लेती है। अगर हम बात करें बांग्लादेश के साथ डिस्प्यूट है, तो कोई खास डिस्प्यूट हमारा बांग्लादेश के साथ नहीं है। एक डिस्प्यूट आपको याद रखना है, डोकलाम पठार, पहले भी हम इसको पढ़ चुके हैं। डोकलाम का जो पठार है ये चुम्बी घाटी में पड़ता है, लोकेटेड इन चुम्बी वैली। तो ये जो पठार है ये 3 देशों के बीच में विवाद है इसके ऊपर, चीन, भूटान और भारत। चीन, भूटान और भारत है, तीनों देशों का इस पठार के ऊपर है विवाद पड़ता है। भूटान में चीन ने करवाया रोड कंस्ट्रक्शन, कब्जा करना चाहता है, भारत इसको प्रोटेक्ट करना चाहता है 7 स्टेट को लेकर, इसलिए तीनों देशों के बीच में क्या ये विवाद है। उसके बाद देखिएगा भूटान जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा 1% है, एशिया महाद्वीप का सबसे ज़्यादा 1% वाला देश है ये, 1% वाला देश है। यहाँ के 70% भाग पर 70% भाग के ऊपर फॉरेस्ट पाए जाते हैं, 30% भाग के ऊपर क्या है भाई, जनसंख्या है। 30% भाग पे जनसंख्या है, जनसंख्या के साथ साथ कृषि है, कृषि के साथ साथ उद्योग है। कृषि, उद्योग, जनसंख्या 30% भाग के ऊपर है और 70% भाग पे क्या है, वन है। हैप्पीनेस इंडेक्स के अंदर भी भूटान ने पहला स्थान पाया था, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल खुशहाली ही खुशहाली है, तो खुशहाल देश है, इसलिए हैप्पीनेस इंडेक्स में प्रथम स्थान इसका रहा है। ये था भूटान। भूटान के बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट जो देश है हमारा पड़ोसी, वो है अफगानिस्तान। 7वें नंबर पे आता है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान जो है भारत के साथ 106 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है, और ये जो 106 किलोमीटर की बाउंड्री है ना, ये भारत का एक यूनियन टेरिटरी रीजन है, लद्दाख है। और लद्दाख में भी कौन सी जगह के साथ है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के साथ ये सीमा बनाता है। ये जो 106 किलोमीटर की सीमा है ना बच्चों, ये कौन सी लाइन निर्धारित करती है, डुरंड रेखा। इस रेखा को 1896 में खींचा गया था। जब इस लाइन को खींचा गया तो ये भारत व अफगानिस्तान के बीच में इस लाइन को खींचा गया था। भारत व अफगानिस्तान के मध्य इस लाइन को खींचा गया था। अगर हम बात करें वर्तमान समय की, वर्तमान में डुरंड रेखा जो है, वर्तमान की अगर हम बात करें, वर्तमान में ये जो डुरंड रेखा है ना, ये किस किस के बीच में है, ये है अफगान व पाकिस्तान के बीच में। अफगान व पाक के मध्य ये वर्तमान समय में, और इसी रेखा की 106 किलोमीटर सीमा किसके साथ लगता है, के मध्य। इसी रेखा की 106 किलोमीटर सीमा जो है भारत के साथ लगती है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के साथ। उसके बाद अगर हम बात करें अफगान अंग्रेज़ों से आज़ाद कब हुआ, तो ये आज़ाद हुआ था 19 अगस्त 1919 को आज़ाद हुआ था। तो 19 अगस्त को मनाता है अपना इंडिपेंडेंस डे मनाता है। उसके बाद देखिएगा अफगानिस्तान जो है, इसकी कैपिटल क्या है, कैपिटल, करेंसी। कैपिटल की अगर हम बात करें, इसकी कैपिटल है काबुल। अगर करेंसी की बात करें तो करेंसी है अफगानी रुपया।
अफगानी रुपया। संसद की अगर हम बात करें तो इसकी संसद इम्पोर्टेंट है। संसद का नाम है शोरा। शोरा यहाँ की संसद है। मेजर रिवर यहाँ की काबुल है और गोमल भी है। उसके बाद देखिएगा अफगानिस्तान के साथ भारत का क्या कोई विवाद है, तो विवाद इसके साथ हमारा नहीं है। एक क्वेश्चन याद रखना है, विश्व का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश है ये। अफीम उत्पादक देश ओपियम प्रोडक्शन में फर्स्ट रैंक रखता है विश्व के अंदर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, विश्व में फर्स्ट रैंक है भाई ओपियम प्रोडक्शन के अंदर। ठीक है, कोई भी खास विवाद अफगानिस्तान के साथ हमारा नहीं है। ये थे हमारे 7 पड़ोसी देश जो हमारे साथ है सीमा बनाते हैं। 15,106.7 किलोमीटर की है, वैसे 15,200 किलोमीटर उसको हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये थी सीमा 7 पड़ोसी देशों के साथ। इनके साथ विवाद, इनके जो मेजर चीज़ें हैं जैसे नेशनल स्पोर्ट्स क्या है, करेंसी क्या है, कैपिटल क्या है, संसद का क्या नाम है, तो पड़ोसी होने के नाते इनकी ये सारी कॉमन जानकारी हमें पता होनी चाहिए। आज की क्लास को करते हैं स्टॉप यहीं से। थैंक यू सभी का।